बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वर्कशॉप की एमसीक्यूज हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। ठीक है ना। एमसीक्यू की कुछ क्लासेस अब हमारी होंगी जो कि वर्कशॉप कहला रही हैं फिलहाल। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो फिलहाल हम सबसे पहले जो एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। इस वक्त जो मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाला हूं वो है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जितनी तरह के सवाल पॉसिबल हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर निकाल के एक तरफ कर दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक की कि इस टॉपिक से कितनी तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। वो सारे एमसीक्यूज जो मुझे लगते थे कि ये बड़ी रिपीटिंग है उसको मैंने निकाल के साइड में कर लिया है। ठीक है भाई। सो क्लास स्टार्ट करते हैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से। सो बच्चों यहां लिखा हुआ है आपके पास नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज relative atomic mass of 80 and consists entirely of two isotopes relative isotopic mass 79 and 81। देखिए बच्चों, अगर आप बात करेंगे एक एटॉमिक मास 79 है और एक एटॉमिक मास 81 है। ठीक है ना। और इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है आप देखें वो कह रहा है एग्जैक्टली 80 है, यानी कि इसके और इसके सेंटर में है। ठीक है ना। तो एवरेज लेने का एक तरीका होता है कि अगर इन दोनों क्वांटिटीज की जो है फॉर सपोज जो वैल्यू है वो इक्वल है। ठीक है ना। अगर इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू इक्वल है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू टेक एन एवरेज। ठीक है भाई। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि परसेंटेजेस इन लोगों की डिफरेंट होती हैं तो फिर हमें परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर हम जो है प्लस करके डिवाइड बाय 2 नहीं करते। ठीक है भाई। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया गया है, अगर आंसर बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, अगर आंसर एग्जैक्टली 80 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 79 वाला आइसोटोप और 81 वाला आइसोटोप इन दोनों की परसेंटेज अबेंडेंस मतलब इस दुनिया के अंदर इनकी प्रेजेंस एक जैसी होगी। कैसी होगी भाई? एक जैसी होगी। सो यू कैन से दैट ब्रोमीन कंटेन द टू आइसोटोप्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि दो आइसोटोप होंगे और दोनों की इक्वल परसेंटेज होगी। यानी कि 50% अगर 79 वाला है तो 50% ही आपके पास 81 वाला होगा। जैसे कि एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है। दीज आर टू आइसोटोप्स। लेकिन ये दुनिया में 75% होता है और ये दुनिया में 25% इसकी रिलेटिव अबेंडेंस मौजूद है। तो हम इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो परसेंटेज है वो इक्वल नहीं है। तो इनको हम प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपने इनकी एवरेज लेनी है तो आप क्या करोगे, 75% को मल्टीप्लाई कराओगे आप 35 से और 37 को मल्टीप्लाई कराओगे 25% से, तो इनकी परसेंटेजेस इनसे मल्टीप्लाई होंगी एंड देन दे आर गोइंग टू बी एडेड। सो दिस इज द वे टू टेक एन एवरेज इफ द परसेंटेज आर डिफरेंट। और अगर परसेंटेज आपके पास कैसी हो, इक्वल हो, देन वी ऑलवेज डिवाइड बाय 2। ठीक है ना। फिलहाल आपके पास दो ही आइसोटोप्स हैं तो अगर 100% कोई एलिमेंट मौजूद है तो उसके दो हिस्से करेंगे तो 50 ईच हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये एक एमसीक्यूज हो सकता है जो कि बड़े काम का हो सकता है, आपको ये आइडिया होना चाहिए। देन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारी डेफिनेशन सारी चीजें एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए ताकि आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकें। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर करेक्ट। तो आपको आइसोटोप की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, आइसोटोप्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनके प्रोटॉन सेम होते हैं, उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट के सेम एटम्स होते हैं, आइंस नहीं होते। तो ये सारी बातें अगर आपको क्लियर होंगी तो आपको इंशाल्लाह किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वन मोर थिंग, इस तरह के सवाल लास्ट कुछ ईयर्स में मैंने देखे हैं कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पूछे जा रहे हैं। सो कीप रिमेंबर, स्टेटमेंट को सही से पढ़कर उसके अंदर से सही स्टेटमेंट निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी कभार हम लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। कैम्ब्रिज जो लिख के देते हैं ना, कभी कभार वो एक एक सिंगल लफ्ज की वजह से पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ये आप जहन में रखिएगा, कभी कभार स्टेटमेंट कहीं कहीं गलत भी हो सकती है। लेट्स सी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दे आर द एटम्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक बात है, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम तो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम तो होती हैं, लेकिन
आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, वो बात भी गलत नहीं है, लेकिन द सीन इज दिस कि उनका तो पूरा स्ट्रक्चर ही सेम होता है। जरूरी नहीं है सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन सेम हो, बल्कि उनका पूरा स्ट्रक्चर ही सेम होता है। मतलब अगर फॉर सपोज क्लोरीन है तो 2,8,7 दोनों का ही होगा, सिर्फ आखिरी शेल में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम ग्रुप के थोड़ी हैं ये तो एलिमेंट भी सेम है, तो उनका तो पूरा स्ट्रक्चर ही सेम होगा, सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। बट फिर भी एक्सेप्टेबल है कुछ हद तक। देखते हैं दूसरे पॉइंट क्या कह रहे हैं। दे आर एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स। नहीं, न्यूट्रॉन्स तो सेम नहीं हो सकते भाई, न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब जहां जहां 2 आ रहा है वो स्टेटमेंट हो गई गलत। राइट बच्चों, जहां जहां 2 आ रहा है वो स्टेटमेंट गलत हो गई, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट बच्चों, देन थर्ड स्टेटमेंट कह रही है दे आर एटम्स which have the same number of electrons and protons but different number of neutrons। अच्छा भाई, तो ये वाली स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है। ऊपर वाली कह रहा है दे आर एटम्स which have the same chemical property because they have the same number of electrons in the outermost shell। चलें, ये बात भी आपके पास दुरुस्त ही है। तो ये 1 और 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और सवाल आता है, द टेबल शोज सम डेटा फॉर द पार्टिकल्स, ठीक है ना। और सोडियम आयन यहाँ पर गिवन है, फ्लोराइड आयन गिवन है, मैग्नीशियम आयन गिवन है। इन्होंने WX और Y की वैल्यूज को जो है फिल करने के लिए कहा है, ठीक है ना। प्रोटॉन नंबर 11 है, न्यूक्लियॉन नंबर 12 है। तो प्रोटॉन नंबर जब 11 है तो प्रोटॉन्स आपके पास 11 हो गए, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल वाली वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देते हैं। सो इट मस्ट बी 12, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास प्रोटॉन नंबर 9 है, न्यूक्लियॉन नंबर 19 है, और ये कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट आयंस। फ्लोराइड इज -1, सो -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो इट मस्ट बी 10, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम आयन के अंदर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहा है, तो 12, इट मस्ट बी 12, ठीक है भाई। तो आपके पास W मस्ट बी 12, सो ये दो आंसर हो सकते हैं, ये गलत हो गए। फिर X शुड बी 10, तो दिस शुड बी द आंसर, और आपके पास इसका आंसर होगा C। राइट बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब आप आगे चलते हैं तो हमारे पास ये वाला बहुत जबरदस्त किस्म का सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है। जरा देखिए क्या कहता है वो बच्चों आपसे। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म अ पॉजिटिव आइन। देखिए भाई, पॉजिटिव आइन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद विद द स्ट्रक्चर ऑफ 2,8,8, अब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो ये है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब वो न्यूट्रल होगा तो इट मस्ट बी मोर देन 18 डेफिनेटली, ठीक है ना भाई। सो जो भी होगा, ये लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एक्स। सो भाई प्रोटॉन नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम? प्रोटॉन नंबर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं न्यूट्रल में। कब होते हैं भाई इक्वल? न्यूट्रल में इक्वल होते हैं। तो अभी फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन्स उसने बताए 18, बट ये है आइन के, तो आइन बनने से पहले इट मस्ट बी मोर देन 18। क्या होना चाहिए बच्चों आइन बनने से पहले? क्योंकि इसने पॉजिटिव आइन बनाया ना, तो पॉजिटिव आइन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा तो 18 से ज्यादा होंगे जब ये न्यूट्रल होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर प्रोटॉन भी 18 से ज्यादा होंगे। सो 18 से ज्यादा सिर्फ एक ही आंसर हमें नजर आ रहा है, एंड दैट इज डी। So this would be the right answer for this MCQ. Let's move on towards the question number 5. And question number 5 हमसे क्या कह रहा है? Again, the number of particles we need to find out over here, which is quite simple. The table contains information on the structure of 4 particles, W, X, Y, and Z we need to find out. So no problem. So number of neutron they are asking for, magnesium atom है बच्चों ये, और magnesium atom अगर आप periodic table अपना यूज करो तो periodic table के अंदर आपको पता होगा कि इसका प्रोटॉन नंबर 12 और न्यूक्लियॉन नंबर 24 होगा, तो 24 - 12 will give you 12। सो इट मींस ए तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन है तो दे आर आस्किंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज 2+, so in a neutral atom it has 12 electrons, so when it loses 2 electron it become 10, so it must be B or C, D नहीं हो सकता बच्चों। Then this is fluorine atom and the proton number of fluorine is 9, so the right answer for this MCQ would be B। क्या बोलते हो बच्चों, right or not? है ना भाई, पीरियोडिक टेबल गिवन होगा, उसमें से देखकर हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
नाउ दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि मुश्किल है और ये पेपर में आजकल पूछा जा रहा है। मतलब मैं लास्ट 2 से 3 साल से देख रहा हूँ कि ये सवाल आने लगा है। हालांकि ये मुश्किल है, आगे जाके हम इसको ए लेवल्स में और ज्यादा पढ़ेंगे, जब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। अभी तो हमने इसको इतना पढ़ा भी नहीं है। Two isotopes of chlorine, 35 and 37 are there. Using these isotopes, how many different relative molecular masses are possible of the compound with the molecular formula C2H3Cl3? वो कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है C2H3Cl3। इस कंपाउंड के अंदर अगर आप क्लोरीन के 2 डिफरेंट आइसोटोप्स को कंसीडर करो तो कितने पॉसिबल एमआरस बन सकते हैं। देखो भाई बच्चों, इन ये तो सेम ही रहेगा ना, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनके तो आइसोटोप्स है ही नहीं, हमारे पास आइसोटोप्स हैं सिर्फ क्लोरीन के। तो बच्चों इसका मास कितना है, 12 इंटू 2 वुड बी 24 एंड हाइड्रोजन 1 इंटू 3 विल बी 3। तो ये 27 तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के और हाइड्रोजन के तो आइसोटोप्स नहीं है। चेंज क्या होगा, क्लोरीन वाला। फॉर सपोज अगर ये तीनों ही क्लोरीन 35 वाले हो जाते तो इट मस्ट बी 105 प्लस 27 एंड इसका आंसर होना चाहिए था आई थिंक 132। ठीक है, फॉर सपोज ये तीनों क्लोरीन फॉर सपोज 35 की जगह 37 वाले मिल जाते तो इट मस्ट बी 37 इंटू 3 विल बी 111 प्लस 27। कितना हो जाता बच्चों ये, फिर ये हो जाता आपके पास 138। तो देखो दो पॉसिबल एमआर तो ये बन गए कि अगर सिर्फ क्लोरीन 35 वाला हो जाता या सिर्फ क्लोरीन 37 वाला हो जाता। नाउ वी हैव वन मोर पॉसिबिलिटी कि आप इसमें से दो क्लोरीन 35 वाले हो जाते और एक 37 वाला हो जाता। तो बच्चों ये हो जाता 70, 70 एंड 30, 107। 107 प्लस 27 विल गिव यू 134। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि 37 वाले दो हो जाते और 35 वाला एक क्लोरीन होता। सो इट मस्ट बी 109 प्लस 27 विल गिव यू 136। तो आप देखें चार डिफरेंट आपके पास एमआर बन सकते हैं अगर अलग अलग पॉसिबिलिटी हम क्लोरीन की देखें। तो अगर तीनों 37 वाले हो तो 138, अगर दो 37 वाले और एक 35 वाला हो तो 136, दो 35 वाले और एक 37 वाला हो तो 134, और अगर सारे 35 वाले हो तो चार पॉसिबल एमआरस बन सकते हैं इस कंपाउंड के। सो इट मस्ट बी सी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां करा देता हूं, मुझे नहीं ख्याल है कि मेरे इसके अंदर डाला होगा वो वाला सवाल भी, मैं एक और एग्जांपल के तौर पे आपको करा देता हूं। फॉर सपोज मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास है। मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं आपके पास, हाइड्रोजन 1 1 एंड हाइड्रोजन 2 2। तो बताइए कि 2 1 सॉरी। तो बताइए कितने पॉसिबल एमआर बन सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के। तो बच्चों अगर हाइड्रोजन दोनों ही 1 वाले होते तो वाटर बनता 2 प्लस 16 18, और अगर दोनों ही हाइड्रोजन 2 वाले होते तो बच्चों कितना बनता है ये, 2 टू द 4 प्लस 16 20। बट पॉसिबिलिटी हम आमतौर पर ये समझते रहे हैं कि ये भी तो हो सकती थी भाई, एक हाइड्रोजन 1 वाला, एक हाइड्रोजन 2 वाला और एक ऑक्सीजन। सो इट मस्ट बी 19। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन पॉसिबल यहां पर मॉलिक्यूलर मास बन सकते थे। तो आसान अल्फाजों में अगर मैं समझाऊं तो अगर आपके पास दो अलग अलग आइसोटोप्स हैं और उसके सिर्फ दो ही एटम्स हैं तो पॉसिबिलिटी बनेंगी तीन, ठीक है। और अगर आपके पास दो अलग अलग फोर सपोज आइसोटोप्स हैं और इनके एटम्स हैं तीन, देखिए इनके एटम्स कितने हैं बच्चों, तीन। तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर इसके तीन एटम है तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी चार। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों, चार। अब जल्दी से मुझे बताओ, फोर सपोज आपके पास ये लिखा हुआ होता C2H4Cl2, मुझे जल्दी से बताओ इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनती अगर आपके पास क्लोरीन में आपको दे दूं 35 वाला भी और 37 वाला भी, तो कितनी पॉसिबिलिटीज इसकी बन सकती हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। वेरी गुड माजिद बेटे, वेरी गुड। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि अगर दो एटम्स होंगे दो आइसोटोप्स वाले के तो तीन पॉसिबिलिटीज, अगर तीन होंगे तो चार पॉसिबिलिटीज। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। ठीक है भाई बच्चों, आगे चलते हैं। एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद है और ये भी एक छोटा सा टेक्निकल सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान सा ही है। ठीक है भाई, जरा देखिए, द फॉलोइंग डेटा मे रेफर टू द एटम एंड और टू द आइन, नॉट कंफर्म किया नहीं है उन्होंने एटम है कि आइन है, ठीक है भाई, ऑफ द सेम एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 है, न्यूक्लियॉन नंबर 40 है, प्रोटॉन नंबर 20 है। अब प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कीप रिमेंबर दिस बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एलिमेंट का नहीं बताएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आइन की और एटम की सेम हो सकती है। तो कीप रिमेंबर दिस, प्रोटॉन नंबर इज द वैलिड थिंग दैट कैन टेल अस कि ये क्या चीज है। तो प्रोटॉन नंबर 20 है एंड प्रोटॉन नंबर इज द यूनिक
यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, जिसकी बेसिस पे हमने उनको पीरियोडिक टेबल में लगाया हुआ है। तो 20 है तो इसका मतलब प्रोटॉन नंबर 20 है, तो इट मस्ट बी कैल्शियम का आयन होना चाहिए, ये एटम नहीं है। ठीक है भाई बच्चों। इसी तरह से ये सवाल पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला सवाल भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जैसे फॉर सपोज सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो +1 हो जाता है, तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नियॉन की अगर हम बात करें तो विदाउट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फ्लोराइड की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर मैं बात करूं ऑक्साइड की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 10 इलेक्ट्रॉन करता है। नाइट्राइड की बात करूं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 10 करता है। तो यू कैन सी दिस बच्चों कि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक जैसे पार्टिकल्स के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन नंबर सेम नहीं हो सकता पार्टिकल्स का, न्यूट्रॉन भी सेम हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो सकते हैं कुछ हद तक कुछ पार्टिकल्स के, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात। जैसे फॉर सपोज अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 16 और 8, अगर आप देखें तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 8, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं फॉर सपोज कार्बन इसकी, तो इसके पास भी न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 8। सो यू ऑल कैन सी दिस कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कुछ पार्टिकल्स के सेम हो सकते हैं, और कभी कभार आपके पास इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर एटम और जो आपके पास आयन है वो सिचुएशन आपको वहां देखना पड़ेगी। एक जैसे एटम्स के नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है भाई। चलिए वो क्या रहा है आपके पास, two metals, chromium, cobalt, iron, manganese are all transition metals. Which particles have the same number of electrons? इलेक्ट्रॉन सेम किसके हैं भाई? तो सबसे पहले तो आपको इनको प्रोटॉन नंबर देखना पड़ेगा भाई। प्रोटॉन नंबर मुझे मैग्नीज का शायद याद है 25 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, आयरन का 26 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, 26 होता है, कोबाल्ट का मेरे ख्याल से 28 होता है। बच्चों देखिएगा, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक 26 होता है, 27 होता है, 27, आयरन कोबाल्ट 27 होता है, ठीक है 27 होता है, 27 इसका होगा। तो अब हम देख सकते हैं कोबाल्ट के अंदर 27 में से 2 गए, बच्चों बचे 25 इलेक्ट्रॉन्स, और क्रोमियम में है 24। न्यूट्रल है तो उसमें माइनस प्लस करना नहीं है हमें, तो ये तो नहीं हुआ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट जो है 27 है, 27 -2 विल गिव यू 25, और आयरन 26 होता है तो 26 -3 विल गिव यू 23, तो ये भी नहीं हुए सेम। क्रोमियम 24 है, मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 23, तो ये भी नहीं हुआ सेम। आयरन 26 से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 23, मैग्नीज 25 है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 23। सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, ठीक है भाई। तो ये सवाल आ जाता है पेपर में, तो आपने इसको प्रोटॉन नंबर से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कम कर दें, नेगेटिव है तो ऐड कर दें। सही है बच्चों। इसके बाद हमारे पास है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट Z हैज 14 न्यूट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स। नाउ यू कैन सी दिस, इसने हमें प्रोटॉन नंबर बता दिया। क्या बता दिया बच्चों, इसने हमें प्रोटॉन नंबर बताया है। प्रोटॉन नंबर कितना है बच्चों, 13, यानी कि जब न्यूट्रल होगा ये एलिमेंट तो इसके बाद 13 प्रोटॉन्स और 13 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जब व्हेन इट इज न्यूट्रल। जब ये कैसा होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा, तो इसके बाद 13 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो कह रहा है इट फॉर्म पॉजिटिव आइंस, इसने पॉजिटिव आइन बनाया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द आइन ऑफ Z हैव? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब ये आइन बना चुका होगा, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल में होंगे। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो आखिरी शेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा आपके पास Z3+ विच इज अल्मोनियम आइन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट राइट एवरीवन? बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारे पास हो गया ये टॉपिक एंड, ठीक है भाई। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई सवाल है बच्चों? एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों का? नो क्वेश्चंस।